अब तक आप सुन रहे थे मानवी और शिवाय की सस्पेंस वाली नोक झोंक वाली लव स्टोरी। लेकिन इसी बीच कहानी में कई ट्विस्ट आए, जिसमें उषा जी यानी मानवी सक्सेना की मां हार्ट अटैक की वजह से आईसीयू में एडमिट हो गई। ये खबर मिलते ही ऑफिसर मानवी का रोना धोना शुरू हो गया। ये देख शिवाय ने भी भोपाल जाने का प्लान किया और दोनों भोपाल पहुंचे। वहां पहुंचते ही कहानी में एक बार फिर एक नया मोड़ आया, जिस मोड़ पर मानवी की टक्कर उसके पास से जा हुई। आखिर अब क्या होगा आगे? शिवाय, मानवी, युग और मिताली के बीच क्या शिवाय मानवी के साथ आगे चलेगा या होगी उन दोनों में कोई अनबन? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी को। लखनऊ एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार कर रहा इंस्पेक्टर भागवत खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। हाय, ये ठंडी तो जान ले मेरी। साला इस फ्लाइट को भी आज ही डिले होना था। बेटा भागवत, तूने बहुत 4 दिन चैन से सांसें ली है। अब तो ये ऑफिसर आते ही नाक में दम कर देगा। अब चैन क्या होता है ये तो तू भूल ही जा। मुंह बनाते हुए भागवत ने मन ही मन कहा। तभी जेब में पड़ा सेलफोन घनघना उठा। फोन निकालते हुए भागवत ने कहा, ए भगवान, इस मौत से अभी दर्शन क्यों करा दिए? दरअसल फोन पर किसी और का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर भागवत की धर्मपत्नी जी का फोन था। बड़बड़ाते हुए भागवत ने मन ही मन कहा, पत्नी हो तो आफत और ना हो तो भी आफत। हाय, ये तो और जीना हराम कर रखी है। यहाँ मेरी सामत आने वाली है और ये यमराज की तरह पहले ही आ गई है। 4 दिन सांसें ली है फिर भी चैन से हजम नहीं है इसे। पता नहीं अब क्या चाहिए होगा। खिसियाते हुए भागवत ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई, हेलो जी सुनिए। खींचते हुए भागवत ने कहा, बोलो, मैं बहरा नहीं हूं। इस बार तमतमाए हुए भागवत की पत्नी ने कहा, बहरे तो हो ही। 4 रोज से तो चैन से पड़े हुए थे घर में, सोने और खाने के अलावा और तो कोई काम किया नहीं। अब तुम्हारा वो ऑफिसर आ गया ना, भले दिमाग अच्छे से चलेगा तुम्हारा। तुम ताने मारने को फोन किया या कुछ कहने को? रिसियाते हुए भागवत ने कहा। तो पत्नी बोली, एक बात ध्यान से सुन लो, शाम को जल्दी आ जाना, मुझे कुछ काम है, समझे तुम? ये सुनते ही भागवत ने आंखों को नचाते हुए मन ही मन कहा, पता था फिर हजारों फरमाइश होंगी। अरे तुमको मेरे ही गले हड्डी अटकना था। इतने बड़े संसार में सारे लड़के मर गए थे क्या? दूसरी तरफ से भिनाते हुए कर्कश आवाज आई, अरे कुछ बोलोगे भैया, सांप सूंघ लिया। ये सुनते भागवत का पारा किसी हाई वोल्टेज करंट की तरह तड़पड़ाते हुए मुंह से निकला, चुप, बिल्कुल चुप। घर में खा खाकर मोटी होने के अलावा तो कोई काम है ही नहीं। कम से कम मुझे ही काम करने दे। वैसे भी आज से मैं बिल्कुल बिजी हूं। सर आ चुके हैं, खाली हो पाया तो चल दूंगा। अब मेरी जान बख्शो और फोन रखो, कृपया करके रख दो। भागवत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, कौन है वो जो मेरे रहते भागवत को परेशान कर रहा है? पीछे से आती आवाज सुनते ही भागवत के कान खड़े हो गए। तेजी से पीछे मुड़ते हुए सलामी देते हुए भागवत ने कहा, जैन सर। सलामी देते हुए ऑफिसर शिवाय ने कहा, जैन भागवत। मुस्कुराते हुए शिवाय ने भागवत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, बताओ भला। झेपते हुए भागवत ने कहा, हमारी धर्म पत्नी सर, अब क्या कहें आपसे उसके बारे में। ये सुनते ही शिवाय ने हंसते हुए कहा, तो कोई नहीं, आज तुम छुट्टी लो, मैं भी काफी थक गया हूँ। इतना कह दोनों गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में बैठते ही शिवाय ने मानवी को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो मानवी, मैं लखनऊ पहुंच गया हूँ। आंटी कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से मानवी ने कहा, ओह ग्रेट, माँ अच्छी है। अभी तो डॉक्टर बोले हैं कि कल जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़, शिवाय ने कहा। दादी कैसी हैं और अंकल? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, सब लोग अच्छे हैं। शिवाय, ओके चलो फिर, आप सबका ख्याल रखो, रखता हूँ, बाय। मुंह बनाते हुए मानवी ने कहा, हाँ ठीक है, बाय। शिवाय ने कुछ सोचते हुए पूछना चाहा, लेकिन भागवत के साथ होने पर फोन कट कर दिया। और बताओ भागवत, क्या हाल है यहाँ का? खिड़की से बाहर देखते हुए शिवाय ने कहा, कुछ नई खबर? शिवाय की ये पूछते ही भागवत की मानो क्लास लग गई हो।
मगर भागवत ने बड़ी होशियारी से कहा, साहब वो है ना बड़ी खबर, असलम पकड़ा गया है। सिपाही ने चौंकते हुए कहा, ये असलम कौन है? भागवत ने जवाब देते हुए कहा, इरफान का बड़ा हाथ असलम। असलम की कहानी अभी बस इतना जानिए कि वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी कभी भी जान से मार सकता है। अंडरवर्ल्ड में इसका एक बड़ा नाम है। सो इंटरेस्टिंग केस में काफी लोग हैं जो शायद अब तक हिडन थे। अब एक एक करके लोग निकल रहे हैं। भागवत, कल शाम तक मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। सिपाही ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, और क्या क्या नया है? मुस्कुराते हुए भागवत ने कहा, सर आयुषी का एक कांड भी पकड़ा गया है, आपको तो बताया ही था। भागवत ने बड़ी सेखी दिखाते हुए कहा। तो सिपाही ने लगभग चौंकते हुए कहा, व्हाट? मुझे? कब? फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, ओह हो सकता है मुझे याद ना हो। इतना कह सिपाही ने बात को टालते हुए खुद को शांत करते हुए कहा, वैसे क्या कांड किया आयुषी ने? भागवत ने संजीदा होते हुए कहा, सर आयुषी अफीम गैंग के साथ पकड़ी गई। व्हाट? ये सुनते ही सिवाय को मानो झटके लगे हो। सिवाय, भागवत तुम ये बक क्या रहे हो? भागवत, सर वही बक रहा हूं जो हुआ है। पूरे न्यूज चैनलों में आयुषी असलम का साथ छाया हुआ है। सबसे बड़ी बात, इस मामले में पकड़वाई है दिव्या। लगभग चौंकते हुए सिवाय ने कहा, व्हाट? उसे कैसे पता ये सब? और आयुषी ये तो कभी नहीं कर सकती ऐसा। जहां तक मिस्टर आहूजा ने मुझे बताया था कि उसके पापा का इस शहर में अपना एक अलग लेवल है, उस हिसाब से आयुषी ऐसा कैसे कुछ कर सकती है यार? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। इसके पीछे भी कोई हुक है। सिवाय के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। भागवत ने बड़े आराम से कहा, सर हमारे आपके मानने नहीं मानने से सच तो नहीं बदलेगा ना। मगर भागवत, ये कहानी मुझे हजम नहीं हो रही। इस बात की छानबीन करो अच्छे से, एक एक डिटेल, क्योंकि आयुषी बुरी है, सब है, मगर वो अपना स्टेटस कभी खराब नहीं करेगी। दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि कुछ देर रुक मानवी का व्हाट्सएप मैसेज आया। उस पर लिखा था, सबको पूछा मुझे मत पूछो, मैं एडमिट हूँ। ये पढ़ते ही सिवाय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। टाइप करते हुए सिवाय ने लिखा, क्या हुआ है तुम्हें, कैसे एडमिट हो गई? मानवी मैसेज रीड करते हुए टाइप की, बस हो गया जो होना था। सिवाय मानवी की ये बात पढ़ते ही टाइप की, मैं कल वापस आ रहा हूँ। ये पढ़ते झटके से मानवी ने मैसेज टाइप करना शुरू किया, सच? अभी सिवाय कुछ और लिखने की सोच ही रहा था कि तुरंत ही अगला मैसेज आया, नहीं नहीं वहीं रहो, ऑफिस के बहुत सारे काम डिले हैं। ये पढ़कर सिवाय ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं, मैं कल ही आ रहा हूँ। ये पढ़ते ही मानवी ने टाइप किया, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, अब ज़्यादा आशिक मत बनूँ। ये पढ़ते ही सिवाय ने हंसता हुआ इमोजी भेजा तो मानवी को गुस्सा आ गया। सिवाय ने अगला मैसेज किया, क्या हुआ, नाराज़ हो गई क्या? ये पढ़ते ही मानवी ने एक गुस्से वाले चेहरे के साथ पंच वाला 4-5 पंच मारते हुए भेजा तो सिवाय हंसते हुए इमोजी भेजकर, तुम भी ना? कार में लगे सेंटर मिरर से निहारते भागवत ने कहा, क्या हुआ सर, आप अकेले अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं? भागवत का अचानक यूं पूछना सिवाय को हल्का अजीब लगा, लेकिन बात को संभालते हुए सिवाय ने कहा, अरे वो कुछ चुटकुले थे, व्हाट्सएप पर आए हैं अभी, वही पढ़ रहा था बस। अचानक से भागवत ने कहा, वैसे मानवी मैडम की माँ अब कैसी हैं सर? ये सुनते ही सिवाय ने कहा, ठीक है भागवत, आईसीयू में है, लगातार 2 हार्ट अटैक आया है। भागवत, ओहो, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। हार्ट की बीमारी सबसे बड़ी खराब बीमारी है, ईश्वर उनको जिंदगी दे। तभी मानवी मैडम आई नहीं। अभी भागवत कुछ और आगे सवाल जवाब करता सिवाय ने बातों को घुमाते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, मुझे घर ड्रॉप कर दो, कल से ऑफिस रहेगा, और हाँ आज बीवी को टाइम दे दो यार। भागवत, जी सर। इतना कहने के साथ भागवत ने कार घर की ओर मोड़ लिया और कुछ ही देर में सिवाय अपार्टमेंट पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उषा जी को होश आ गया था। डॉक्टर उन्हें 1-2 चेकअप के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट करने वाले थे। ये देख सब बहुत खुश थे।
इन्हीं बीच रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इतनी सारी भीड़ देख खिसियाते हुए नर्स बोली, ये हॉस्पिटल है या पार्क? चलिए बाहर निकलिए। नर्स का गुस्सा जायज था, इसलिए मानवी बोली, आप सभी प्लीज बाहर आ जाइए, इतना भीड़ ठीक नहीं है, उनकी तबीयत वापस से बिगड़ सकती है। मानवी अभी लोगों को समझा कर बाहर लाई थी कि इन्हीं बीच युग अपनी पत्नी मिताली के साथ हॉस्पिटल आ गया। युग को देख मानवी का दिल पिघल तो गया, मगर मिताली के देख मानवी का खून खौल उठा। उसका जी किया कि वो अभी की अभी उन दोनों को यहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, मगर ऐसा करना भी जायज नहीं था। दूर बैठी कनक जी ये सब नोटिस कर रही थी। तभी मिताली नजदीक आ बोली, तुम ज्यादा उड़ो मत, पूरे प्रूफ के साथ मैं तुम्हारी इज्जत धोऊंगी। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत बड़ी समझदार निकली। मिताली, मुझे लगा था तुम समझदार होगी, मगर नहीं, तुम तो गंवार की गंवार ही रहोगी। तुम्हें तो हर चीज पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए, कौन सी बातें का जिक्र करना चाहिए। मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, क्या कहा था मेरे बाप ने संस्कार नहीं दिया मुझे, मगर मुझे लगता है यही कसर तुम में भी रह गई है। अब इसमें माँ बाप को कसूरवार क्या कहना, जब बच्चा ही इतना जिद्दी हो। तुम बचपन से सिर्फ दूसरों पर उंगली करने के सिवा कुछ नहीं करती। तर्राते हुए मिताली बोली, यू ब्लडी। भावे उचकाते हुए मालवी ने कहा, मिसेस मिताली, गुस्सा नहीं, वो क्या है ना, शोभा नहीं देता इतना गुस्सा। एक सरकारी अफसर की बीवी होने के नाते खुद का नहीं, अपने पति का तो एक ख्याल रखो। और हाँ, अब यहाँ खड़े खड़े मुझसे बहस करोगी या इन बातों का पुख्ता सबूत भी निकालोगी? इतना कहते हुए मानवी ने एक नज़र युग पर डाला और मुट्ठी भींचकर मिताली से आगे कहा, वक्त एक जैसा नहीं होता मिताली, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इतना कहते हुए सामने खड़े युग को देखते हुए मानवी ने एरोगेंटली हो कहा, जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है डर के रहने की, और मैं उनमें से नहीं हूं, इसलिए दावे के साथ तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। यह कहते वक्त मानवी की आंखों में जितना गुस्सा था उतना ही दर्द। इतना कह मानवी वहां से आगे बढ़ गई। वही मानवी की कही बातें मानो मिताली के कानों में गूंज रही हो, मानो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मानवी की ये बात उसके कानों में चुभ रही थी। जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा, जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। अपने कान को बंद करते हुए मिताली गुस्से से चीखते हुए खुद से बोली, बस। तेजी से हॉस्पिटल से बाहर बढ़ गई। पास खड़ा युग ये सब देख परेशान था कि वो करे तो क्या करे। युग ने कनक जी की ओर देखा तो कनक जी इस बार मुंह फेर दूसरी दिशा में देखने लगी। मानवी पहले ही वहां से जा चुकी थी। युग चुपचाप आगे बढ़ा और उषा जी के पैर छू वहां से सीधा निकल गया। दूर बैठी कनक जी ये सब देख रही थी, उन्हें सब समझ आ रहा था। मानवी युग के बीच की दूरियां और मिताली मानवी की नोकझोंक। वो सीधा उठ उस ओर बढ़ी तो देखी युग मिताली को चिल्ला रहा था, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों क्यों बेवजह की बकवास कर रही हो? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने? क्यों मेरी इंसल्ट कर रही हो? युग की चुपती बात सुन मिताली ने चीखते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम दोनों की आशिकी से मैं तंग हो चुकी हूं, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी उस आशिकी को, उसे तो बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही दूर खड़ी कनक जी बोली, वाह, क्या विचार है रे तुम्हारे? दोनों पीछे मुड़कर उन्हीं की ओर देखने लगे तो मुस्कुराते हुए कनक जी बोली, जिंदगी खुशियों से चलती है, ना कि कलेश से चलती है। मैं देख रही हूं तुझे, जैसे तेरे लक्षण है ना, तेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रहा है उतना ही ज्वाला उस लड़की के अंदर भी है। जो आज तेरा है वो तो कब का उसका था, लेकिन ईश्वर की मर्जी बस ये थी कि वो दोनों मिलते मिलते ना मिल सके। लेकिन उसने कभी युग को ताने नहीं मारे, उसने कभी पलटकर युग से कलेश नहीं किया। समझदारी उसमें है, ना कि तुझ जैसी खिसियाट लड़की में। खींचते हुए मिताली बोली, ओ बुढ़िया, चुप कर, शांत रह, समझी? इससे पहले मिताली कुछ और आगे कहती, युग ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, चुप।
थप्पड़ की गूंज पूरे लॉबी में गूंज रही थी। आसपास खड़े लोग उन्हीं की तरफ घूर रहे थे। युग ने मिताली को चिल्लाते हुए कहा, अब एक शब्द भी नहीं निकला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। मिताली गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, घर चलो, देखो देखो मैं कैसे हंगामा करती हूँ। युग अभी भी शांति से बोला, मैंने कहा ना, मुझे नाटक नहीं पसंद, जाओ और गाड़ी में बैठो। इतना सुन पैर पटकते हुए मिताली कार की ओर बढ़ गई। इधर मानवी कनक जी को युग के करीब देख सोच में पड़ गई कि आखिर ये युग के साथ क्या कर रही। युग चुपचाप कार में आ बैठा तो तमतमाए हुए मिताली बोली, अच्छा नहीं किया तुमने आज। युग सर पकड़ते हुए, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मानवी ना, वो क्या की तुम्हारे साथ जो तुम बेवजह की पुरानी बातें कुरेद रही हो। खींचते हुए मिताली ने कहा, युग बहुत भोले बनने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूं मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ पास पास देखा है। और पूछते हो क्या दिक्कत है? एक बात कान खोलकर सुन लो, या तो मेरे रहो या उसके। अगर उसका होना है तो मुझे डाइवोर्स दो और मेरे दहेज का एक एक रुपया वापस करो। युग मिताली को फटी आंखों से देखता हुआ बोला, तुम किस तरह की हो? अब समझ आ रहा है, तुमसे शादी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आखिर क्या होगा युग मिताली के बीच? क्या मिताली वाकई मानवी के लिए कोई गेम प्लान करेगी या होगी युग से अनबन? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।